हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बायोगैस संयंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है, इसका प्रारूप यानी कि यह किस प्रकार का दिखाई देता है और इसके कुछ उपयोग के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले देख सकते हैं बायोगैस संयंत्र यानी कि इसको गोबर गैस संयंत्र भी कहा जाता है और इसको जैव गैस संयंत्र भी कहा जाता है। बच्चों, देख सकते हैं सबसे पहले बायोगैस संयंत्र क्या होता है। बच्चों, पशुओं के गोबर से गैस प्राप्त करने का एक संयंत्र होता है। बच्चों, देख सकते हैं पशुओं के गोबर यानी कि गाय और भैंसों के मल से यानी कि गोबर से गैस प्राप्त करने का एक संयंत्र होता है और गोबर गैस कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। बच्चों, देख सकते हैं जो गायों के मल यानी कि गोबर से जो गैस प्राप्त होते हैं वह कई प्रकार के गैसों का मिश्रण होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, हाइड्रोजन यानी कि H2 और इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन यानी कि CH4 गैस भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि बच्चों, इस बायोगैस संयंत्र के द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया में अवायवीय बैक्टीरिया मीथेनोबैक्टीरियम भाग लेते हैं। बच्चों, इस संपूर्ण क्रिया में बायोगैस संयंत्र की इस गैस बनने की क्रिया में मीथेनोबैक्टीरियम नामक अवायवीय बैक्टीरिया भाग लेते हैं। बच्चों, अब हम इस बायोगैस संयंत्र के प्रारूप को भी देख लेते हैं। बच्चों, देख सकते हैं यह बायोगैस संयंत्र मुख्य 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्रवेश कक्ष, दूसरा डाइजेस्टर जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, तीसरा गैस होल्डर और चौथा निर्गत कक्ष। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। बच्चों, देख सकते हैं सबसे पहले प्रवेश कक्ष में गोबर और जल के मिश्रण को मतलब गोबर और जल के गाढ़े मिश्रण बनाकर इस डाइजेस्टर में भरा जाता है। इस डाइजेस्टर में पूरी तरीके से प्रवाहित किया जाता है। बच्चों, इस गोबर और जल के गाढ़े घोल के इसमें भरने से ही जो मीथेनोबैक्टीरियम इस गोबर और जल के घोल में उपस्थित होते हैं उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा गैस का उत्पादन होता है। इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इससे गैस का उत्पादन होता है और गैस के उत्पादन होते ही यह जो गैस होल्डर है वह सचल होता है यानी कि यह हिल डुल सकता है। इसमें जो गैस उत्पन्न होता है, जब गैस का उत्पादन होता है तो यह इस गैस होल्डर को ऊपर की ओर ढकेलता है, तो यह पूरा ऊपर चला जाता है। गैस होल्डर पूरा ऊपर की ओर चला जाता है और जब यह गैस होल्डर पूरी तरीके से गैसों से भर जाता है तो इसमें लगे एक निकास नली से गैस को प्राप्त कर लिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार गैस प्राप्त होता है और जब यह डाइजेस्टर पूरी तरीके से भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तो इसमें एक दूसरा क्षेत्र भी होता है जहां से गोबर और जल के अपशिष्ट पदार्थ को यानी कि स्लरी को बाहर निकाल लिया जाता है। बच्चों, यह एक निर्गत कक्ष होता है जिसमें स्लरी बाहर हो जाता है। इसका कुछ उपयोग हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, इस प्रकार बायोगैस संयंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्रवेश कक्ष जिसमें जल और गोबर के घोल को इसमें प्रवाहित किया जाता है और इसमें उपस्थित मीथेनोबैक्टीरियम नामक एक जीवाणु होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा गैस उत्पन्न होता है और यह जो गैस होल्डर ऊपर में लगा होता है उसको धक्का देता है। फिर उसके बाद इसमें CH4, CO2 यानी कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य कई प्रकार के गैस उत्पन्न होते हैं और इसमें जब गैस पूरा भर जाता है तो इसमें जो पाइप लगा होता है उससे गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। बच्चों, इसके बाद इसके जो अपशिष्ट होते हैं तो इसके पूरे भरने से इसके अपशिष्ट यानी कि स्लरी को भी निर्गत कक्ष के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। बच्चों, इस प्रकार हमने संयंत्र को बहुत ही आसानी से समझ लिया है।
अब इन संयंत्रों के कुछ उपयोग को भी देख लेते हैं, यानी कि इस गैस का उपयोग, इस स्लरी यानी कि उर्वरक का उपयोग को भी देख लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जैव गैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। सो देख सकते हैं बच्चों जैव गैस एक बहुत ही अच्छा ईंधन होता है, यानी कि जलाने का बहुत ही अच्छा एक साधन होता है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि जलने के लिए यानी कि ईंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो बच्चों जैव गैस के जलने से राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता। सो देख सकते हैं बच्चों इस जैव गैस का उपयोग करने से राख जैसा कोई भी अपशिष्ट नहीं बचता है। जैसे कि गांव में या फिर घरों में लकड़ी या फिर कोयले को कंडे को जलाते हैं तो उसमें राख बच जाता है, लेकिन इस गैस का उपयोग करने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और राख वाख भी नहीं बनता है। सो बच्चों जैव गैस की तापन क्षमता अधिक उच्च होती है। सो देख सकते हैं बच्चों यह जो जैव गैस यानी कि जो बायोगैस होता है, गोबर गैस होता है, उसकी तापन क्षमता अधिक होती है, उच्च होती है, यानी कि जो चूल्हे के तापन क्षमता होती है, जो चूल्हे के द्वारा जो आग होती है उसका जो ताप होता है उसका तापन क्षमता जैव गैस से कम होता है, यानी कि इसका अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो बच्चों बायोगैस के उत्पादन के बाद जो स्लरी उर्वरक बची है उसे मृदा खाद के लिए उपयोग करते हैं। सो देख सकते हैं बच्चों इस बायोगैस में गैस तो बन जाती है, उसके बाद जो इसमें स्लरी यानी कि इस गोबर और जल के अपशिष्ट पदार्थ स्लरी खाद बची रहती है उसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उसको स्लरी को उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं जिससे खेती बहुत ही अच्छी होती है। सो बच्चों इस खाद का उपयोग करके रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है और अच्छे शुद्ध फसल प्राप्त होते हैं। सो बच्चों देख सकते हैं इस स्लरी यानी कि इस खाद का उपयोग करके रासायनिक खाद यानी कि कई प्रकार के रासायनिक जो खाद आते हैं डीओपी और भी अलग अलग खाद आते हैं उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और इससे शुद्ध और अच्छे फसल प्राप्त कर सकते हैं। सो बच्चों इस स्लरी यानी कि गोबर खाद का उपयोग करके बहुत ही अच्छे फसल उगा सकते हैं और प्रदूषण रहित फसल उगा सकते हैं। सो बच्चों एलपीजी गैस से सस्ता होता है, यानी कि बच्चों एलपीजी गैस या फिर घरेलू गैस जो होते हैं घर में जो गैस का उपयोग करते हैं उससे यह सस्ता होता है और बायोगैस का ही उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों जो यह बायोगैस होता है वह अत्यधिक सस्ते और कम दामों पर मिल जाते हैं, हमें इसका ही उपयोग करना चाहिए। सो बच्चों इस प्रकार हमने बायोगैस को बहुत ही आसानी से बायोगैस संयंत्र गोबर गैस को बहुत ही आसानी से समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।